करोरा गांव हरियाणा बाहर से देखने से एक बिल्कुल ही आम सा गांव लगता था। पक्के घर, छोटी दीवारें, सैलून, स्कूल्स, सब कुछ था। अगर कोई पहली बार यहाँ पर आए तो उसे ये चीज़ फील ही नहीं होगी कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ था। लेकिन इस गांव में एक और चीज़ भी थी, परंपराओं का डर। यहाँ पर ज्यादातर लोग जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये वो लोग थे जहाँ पर खाप पंचायत का फैसला कानून से भी बड़ा माना जाता था। इस गांव में रहता था 23 साल का मनोज और 19 साल की बाबली। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक मसला था, दोनों एक ही गुटेरे से बिलोंग करते थे। गांव वालों के हिसाब से सेम कबीले के लोगों का मतलब है आपस में बहन भाई होना। अब जरा गौर से सुनिए। मनोज की जिंदगी पहले ही काफी सारी मुश्किलात से भरी पड़ी थी। उसके पिता की डेथ काफी देर पहले हो चुकी थी और सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। मनोज की माँ चंद्रापति, उसको घर भी संभालना होता था और मनोज को पढ़ाई भी करनी होती थी और साथ में पैसा भी कमाना होता था। स्कूल खत्म होने के बाद मनोज अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाता था और रात तक वहीं पर काम करता था और कभी कभी तो वो शॉप पर ही सो जाता था। उसकी पूरी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अटकी हुई थी और फिर बाबली उसकी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। बाबली एक अच्छे और फाइनेंशियली स्टेबल घराने से थी। जब दोनों की बात शुरू हुई तो स्टार्टिंग में वो दोनों सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स थे, लेकिन जैसे जैसे बात बढ़ी और टाइम गुजरा तो वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे बाबली मनोज की शॉप पर आना शुरू हो गई। कभी चार्जर का बहाना, कभी लैपटॉप खराब होने का बहाना, तो कभी फोन खराब होने का बहाना। बट असल रीजन सिर्फ और सिर्फ मनोज से मिलना था और मनोज भी अक्सर उसके बारे में सोचता रहता था। रात को घंटों घंटों चुपके चुपके से बातें करना, कभी फोन पर तो कभी उसको बुला लेना। दोनों को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता थी कि अगर किसी को पता चल गया कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काम बहुत खराब हो जाएगा। उन दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब वक्त के साथ साथ मनोज की माँ को भी सब कुछ पता चलना शुरू हो गया, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया क्योंकि वो डर गई थी। क्योंकि ये एक परंपरा है कि एक कबीले का लड़का और लड़की आपस में बात नहीं कर सकते, वो एक बहन भाई की तरह होते हैं। इसलिए उसने चुपके से बाबली की माँ को सब कुछ बता दिया, जिसका नाम ओमवती था। उन्होंने तो सिर्फ यही सोचा था कि उसकी शादी कहीं और करा दी जाएगी और बात खत्म हो जाएगी, बाबली उस लड़के को भूल जाएगी। लेकिन ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि एक दूसरे के बिना उनके लिए रहना मौत के बराबर था। मनोज की बेचारी माँ ने उसको बहुत समझाया कि उस लड़की से दूर रहे, लेकिन मनोज था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी यही जिद थी कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ बाबली के साथ करेगा। और ये वही पल था जहाँ पर बाबली और मनोज ने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर उन्होंने साथ रहना है तो गाँव छोड़ना जरूरी है। इस गांव में वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। 6 अप्रैल 2007 मनोज पढ़ाई के बहाने चंडीगढ़ निकला। ऑफिशियली तो वो सिर्फ अपने कंपार्टमेंट एग्जाम्स ही देने जा रहा था, लेकिन असल में उसके बैकएंड में कुछ और ही चल रहा था। उस दिन बाबली भी किसी को बताए बगैर मनोज के साथ शहर छोड़कर निकल चुकी थी। शाम होते ही पूरे गाँव में अफवाह फैल गई कि ये लड़का लड़की मिसिंग है, ये दोनों इकट्ठे भागे हैं और मसला यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो गया। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। मनोज और बाबली ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब एक तरफ सोचिए, मंदिर में जाकर शादी का फैसला, एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी साथ निभाने के वादे, और वहां पर उनके करोरा गांव में उनकी मौत का फैसला तैयार हो रहा था। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसका सबको डर था। खाप पंचायत को इमरजेंसी में बुलाया गया और उनका टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मनोज और बाबली था। उनके नज़दीक ये समाज की बेइज्जती थी और वो चीज़ इनके लिए काबिले बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं थी। और हुआ क्या? वही हुआ जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबली के घर वाले ही इस केस में सबसे आगे थे। उनके नज़दीक बाबली ने उनके खानदान का सर झुकाया है तो वही सबसे बड़ी कसूरवार है। 26 अप्रैल 2007 उस दिन बाबली के घर वालों ने मनोज के घर वालों पर एक केस दायर किया और साफ साफ बता दिया कि मनोज ने उनकी लड़की को अगवा किया है और वो अपने साथ उसको बिला पुसला के ले गया है, जबकि असल कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 15 जून 2007 ये वो दिन था जिस दिन बाबली और मनोज कोर्ट में पेश हुए। एक पल के लिए ये मोमेंट सोच के देखिए, पूरे कोर्ट की नज़रें इस वक्त बाबली पर थी। अगर बाबली ये चीज़ बोल देती कि मुझे मनोज जोर ज़बरदस्ती के साथ लेकर गया है तो मनोज की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन बाबली ने ऐसा नहीं किया। बाबली ने कोर्ट में साफ कह दिया कि मैं मनोज के साथ अपनी मर्जी के साथ गई थी, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। ये स्टेटमेंट सुनते ही कोर्ट ने मनोज को इनोसेंट करार दे दिया और उसके ऊपर जितने भी किडनैपिंग के चार्जेस थे सब के सब रिमूव हो गए। लेकिन मनोज और बाबली को अच्छी तरीके से पता था कि असली खतरा तो अब स्टार्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन मांग ली। कोर्ट ने उनकी बात मान ली और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चंडीगढ़ जाने की इजाज़त दे दी।
एक एसआई और पुलिस कांस्टेबल बाबली और मनोज के साथ सिटी के मेन बस स्टैंड तक उनको लेकर गए। लेकिन आगे गौर से सुनिए, इसके बाद उनके साथ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थी। मनोज एक पीसीओ से अपने घर फोन करता है और अपनी माँ को बताता है कि कुछ लोग उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। पुलिस भी हमें छोड़कर जा चुकी है और अब हम चंडीगढ़ जाने के बजाय दिल्ली जाने का सोच रहे हैं। उसके बाद कॉल अचानक से कट होती है और वो मनोज की जिंदगी की आखिरी फोन कॉल होती है। एक बार सोच के देखिए कि एक माँ पर क्या बीती होगी कि उसके बेटे के साथ उसकी आखिरी बार फोन पर बात हुई और वो भी उसने अपने बेटे की आवाज़ में डर महसूस किया। 1 घंटे के बाद पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 15 से 20 लोग बाबली और मनोज को लेकर जा रहे हैं। ये सब देखा कुलदीप सिंह ने, जो कि उस वक्त रोड कॉन्ट्रैक्टर था। उसने ये सारी चीज़ें लाइव देखी अपनी आंखों से, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया और शायद सबसे बड़ी गलती यही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबली और मनोज को एक अनजान जगह ले जाया गया। अब जरा हिम्मत करके आगे सुनिए। मनोज को स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया। उसे डंडे और लोहे के रॉड से मारा गया और उसे इतना मारा गया कि उसके चेहरे से मनोज को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। और बाबली, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा गया ताकि वो अपनी आंखों से अपने पति को मरते हुए देख सके। अब उस पल को महसूस करके देखिए। अब इमेजिन करिए कि जिस शख्स से आपने इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है, अब उसी की चीखें आपको सुनाई दे रही हैं। जब मनोज आखिरकार मर चुका था और उसकी सांसें रुक चुकी थी, तो बाबली ने सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे पति को मारा है, अब मुझे भी मार दो। ये सुनकर भी उनका दिल नहीं पिघला और उन्होंने बाबली को घसीटकर मारने के बजाय जहर देकर मार दिया। अब जरा सोच के देखिए, 2 हफ्ते पहले जिन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर मंदिर में एक दूसरे से वादा किया था कि वो हमेशा एक दूसरे को खुश रखेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, अब दोनों की लाशें अलग अलग जगहों से मिली। दोनों की बॉडीज इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि दोनों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद एक और शॉकिंग बात हुई। पुलिस ने बॉडीज को उनकी फैमिलीज के हवाले करने के बजाय अभी से ही क्रिमिनेशन के लिए भेज दिया। कुलदीप सिंह, जिसने स्कॉर्पियो की गाड़ी का वीडियो खींचा था, उस वीडियो की वजह से उस गाड़ी की शिनाख्त हो पाई। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन स्टार्ट में तो ड्राइवर बिल्कुल कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी जुबान में उस ड्राइवर को समझाया तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने साफ बता दिया कि इस केस में बाबली का अंकल, बाबली का भाई, उसका कजन और उसके कई रिश्तेदार शामिल थे। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में रखा और जो भी एक्यूज था इस केस में सबके सबको डेथ सेंटेंस सुना दिया। ये इंडिया का पहला वो केस था जहां पर ख्वाब पंचायत के लोग ही आखिर में जाकर फंस गए और उनको ही आखिर में सजा का सामना करना पड़ा। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मेरा सवाल आज भी वहीं पर खड़ा है, क्या इज्जत से बढ़कर किसी की जान हो सकती है? क्या परंपराओं के नाम पर मर्डर करना क्या एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है? मनोज और बाबली का एक दूसरे से प्यार करना ही उनकी मौत का कारण बन गया। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि इन दोनों की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि इनके अपने सगे रिश्तेदार हैं। अब आखिर में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऑनर किलिंग नहीं होती, बल्कि ये एक मर्डर है। सोसाइटी का मर्डर, प्यार का मर्डर, हर चीज़ का मर्डर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्राइम केस के।